हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के ऊपर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस से हमने इस चैप्टर के अम्ल एवं क्षार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, चाहे वो पीएच स्केल हो, चाहे हमने उनके रासायनिक गुणधर्म हो, चाहे उनसे रिलेटेड जो लिटमस टेस्ट हो, वो सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। आज हम बात इसके पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था लवण परिवार को, यानी सॉल्ट फैमिली को। उसमें हमने कुछ लवण, जैसे कि सबसे पहले साधारण नमक, जो कि विभिन्न रसायनों के लिए, विभिन्न लवणों के लिए एक कच्चे पदार्थ की भांति काम करता है ना। उसके बाद हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाए। आज हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा एवं अन्य अन्य सॉल्ट्स के बारे में, डिफरेंट जो लवण हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लवण का निर्माण हमने देखा था किस प्रकार से होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने देखा कि अम्ल एवं क्षारों की जब परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो जो उत्पाद बनता है, जो यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम लवण कहते हैं, यानी सॉल्ट। और उसके साथ में बाई प्रोडक्ट हमें जल मिलता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के हमने बहुत सारे यूजेस देखे, दैनिक जीवन में उसके बहुत सारे प्रयोग देखे। पीएच स्केल के जब हम अनुप्रयोग देख रहे थे, पीएच स्केल का दैनिक जीवन में यूज देख रहे थे, वहां पर हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया को और अच्छे तरीके से समझा। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने लवण परिवार को, जिसमें हमें दूसरा लवण पढ़ना है जो कि है विरंजक चूर्ण। आप सभी सॉल्ट्स के बारे में कुछ जानकारियां, जैसे साधारण नाम, इनका रासायनिक नाम, इनका रासायनिक सूत्र, इनके बनाने की विधि, अभिक्रिया और इनके यूजेस, ये सारी चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं विरंजक चूर्ण को, और जो लास्ट क्लास में सीखा था उसके आगे हम समझते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पर इससे आगे की जानकारी स्मार्ट बोर्ड पर देखते हैं। पिछली क्लास में हमने विरंजक चूर्ण के ऊपर बात करी थी। विरंजक चूर्ण एक विरंजक चूर्ण, मेरे ख्याल से हम इसके ऊपर बात कर चुके थे, इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके थे कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या इसके यूज हैं। मैं एक बार इसके यूज के ऊपर फिर से बात कर लेता हूं, क्योंकि वो हमने लास्ट में डिस्कस किए थे तो हम उसको अच्छी तरीके से कवर कर नहीं पाए थे। तो डिटेल में विरंजक चूर्ण के प्रयोग, इससे पिछली बातें कि कैसे इसको बनाते हैं, क्या इसका सूत्र होता है, क्या इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये सारी बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्रयोग से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो इसका प्रयोग मैंने बताया था विरंजन के लिए, है ना। विरंजन करने के लिए मतलब कि कपड़ों से कलरलेस करने के लिए, ओके, ब्लीच करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको हमने ब्लीचिंग पाउडर भी बोला था, कि इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर आपने ज्यादा सुना होगा, विरंजक चूर्ण आपने कम सुना होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या होता है, यही विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नंबर 1 विरंजन के लिए होता है। विरंजन के लिए कहां कहां पर, तो जो लॉन्ड्री में कपड़े धुलते हैं, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, के विरंजन में, ठीक है। इसके अलावा जो लकड़ी उद्योग होता है और जो कागज उद्योग होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि कागज की फैक्ट्री में जो कागज बनता है वो लकड़ी से बनता है, लेकिन जो कागज हम यूज करते हैं, जो पेपर हम यूज करते हैं, वो व्हाइट कलर का होता है ना, उसमें कोई कलर नहीं होता। और जो लकड़ी होती है उसका जो पल्प होता है, जिस पल्प से कागज बनता है, वो येलो कलर का होता है। तो येलो कलर से उसको कलर हटाने के लिए हम यहाँ पर भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका उपयोग है, एक उपचायक के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। उपचायक मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन देखी थी, उपचायक, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रासायनिक जो प्रक्रम होते हैं उनमें उपचायक के रूप में हम विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, कीटाणुनाशक और रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक और
रोगाणुनाशक, पानी में जो कीटाणु होते हैं उनको दूर करने के लिए हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको इसके बारे में, इसके प्रयोग ध्यान में रखने हैं। ये लास्ट वाला जो प्रयोग है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आज जो बात करेंगे इस सॉल्ट के ऊपर, विरंजक चूर्ण के बाद, वो है नंबर, आई थिंक हमने सबसे पहले साधारण नमक पढ़ा था नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 3 पे विरंजक चूर्ण, तो ये हो जाएगा नंबर 4 पे आएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, हिंदी में भी इसे बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का सबसे पहले रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है, अब हेडिंग्स आप खुद से पुटअप कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। तो रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने फर्स्ट चैप्टर में जब हम अभिक्रियाएं देख रहे थे वहां पर हमने पढ़ा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र हमें याद होगा NaHCO3, ठीक। ये चीजें लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, इसकी निर्माण प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो हम क्या करते हैं, निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया में हम सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। हमने बोला था कि सोडियम क्लोराइड एक कच्चे पदार्थ की भांति एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है इन सभी में, तो सोडियम क्लोराइड का यूज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया इस प्रकार से की जाती है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया, सबको मिला करके एक प्रोडक्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है NaHCO3। ये NaHCO3 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही है बेकिंग सोडा। तो इसके नीचे नाम लिख लेंगे आप, इसके नीचे लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये है अमोनियम क्लोराइड। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसका प्रयोग। तो बेकिंग सोडा, सीधी सीधी बात है, बेक से आपको याद आ रहा होगा बेकरी, बेकरी में हम इसका यूज करते हैं केक वगैरह बनाने में। तो बेसिकली खाना पकाने में इसका यूज किया जाता है, और खाने को जल्दी से पकाने के लिए, ठीक है, खाने को जल्दी पकाने के लिए। इसके अलावा जो स्वादिष्ट खाना कभी कभी हमारे घर में जो फेस्टिवल्स में बनता है, ठीक है, पूड़ी पकौड़ी वगैरह, वहां पर इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम कैसे कैसे ये काम करता है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में वही देखना है, ये वो एक्स्ट्रा होगा। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ लिया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब खाने के साथ पकाया जाता है तो क्या अभिक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको यहीं पे लिख लेते हैं, नोट, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने के साथ पकाया जाता है तो क्या अभिक्रिया होती है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, आपने इसे पकाया, पकाया मतलब इसे ऊष्मा दी जा रही है, हीट दी जा रही है। जब इसे गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा,
कैसी प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक होता है और उत्पाद हमको एक से अधिक मिलते हैं। H2O प्लस CO2। तो क्या क्या उत्पाद मिले स्टूडेंट्स? सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उत्पाद मिले सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है, जो केक है या जो पाव रोटी है, आप देखते हैं थोड़ी देर बाद जब आप उसको पकाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो फूलने लगती है। तो जो फूलने लगती है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगी। क्या होता है जब हम बेकिंग सोडा को ऊष्मा देते हैं, तो बेकिंग सोडा को ऊष्मा, जब इसको खाना पकाते समय गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो है वो केक और पाव रोटी जो हम बनाते हैं बेकिंग सोडा मिला करके, वो फूलने लगती है और वो मुलायम होने लगती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, CO2 के कारण, ये जो CO2 गैस बनी है इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, अभिक्रिया याद रखेंगे। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बात, जो एंटी एसिड होती है, हमने एंटी एसिड पढ़ी थी। एंटी एसिड कब यूज करते हैं? एंटी एसिड तब यूज करते हैं जब अपच की स्थिति में हमारे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो हम एंटी एसिड यूज करते हैं। ये हमने पीएच के अनुप्रयोग में पढ़ा था, अपनी शायद पिछली क्लास में पढ़ा या उसके पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, रिसेंटली पढ़ा। तो एंटी एसिड का जो बनाने में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो एंटी एसिड में संगठक की भांति ये कार्य करता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्यों होता होगा? क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए तो हम इसको एंटी एसिड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्षारीय प्रकृति होती है। और एक लास्ट बात है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वहां पर सोडा अम्ल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। एक सोडा अम्ल अग्निशामक, जिससे आग बुझाते हैं ना, जब आग लगती है तो आग बुझाते हैं, तो एक प्रकार का होता है सोडा अम्ल। वहां पर हम इस का यूज करते हैं, सोडियम अम्ल अग्निशामक में। वहां पर भी ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पढ़ लिए। नेक्स्ट जो लवण हम पढ़ेंगे फिफ्थ पार्ट पर, वो है धोने का सोडा यानी धावन सोडा और वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, सबसे पहले वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? अभी हम इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। हाइड्रेट मतलब पानी, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो इसका जो सूत्र है कैसे लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। और ये जो डे का मतलब होता है, डे का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट मतलब H2O। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ लिया इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण प्रक्रिया, कैसे इसको बनाया जाता है। निर्माण प्रक्रिया, तो निर्माण प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? निर्माण प्रक्रिया में सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करना होता है बस। सोडियम कार्बोनेट आपको पता है, हमने ऊपर सोडियम कार्बोनेट बनाया था कब? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया था ना, तो क्या बना था? सोडियम कार्बोनेट। तो वहां से सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है,
और उसका क्रिस्टलीकरण मतलब उसमें वाटर के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया करी और इसमें लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करके। बस इसमें 10H2O ही तो जोड़ने हैं, तो हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से हम धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा बना लेते हैं। तो हो जाएगा Na2CO3 और ये इसका क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, इसके साथ ये 10H2O ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये जल है, इसमें लिख लेंगे नाम। ठीक, इसके उपयोग देख लेते हैं। दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग है, तो धोने का सोडा मतलब धोने के काम आएगा। क्या धोने के काम आएगा, घरों में साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए, इसके अलावा कुछ उद्योगों में भी, जैसे कांच हो गया, साबुन हो गया, कांच, साबुन और कागज, इन सभी उद्योगों में, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, तो साबुन तो इसी से ही बनते हैं, वॉशिंग सोडा से। इसके अलावा तो इसके इंपॉर्टेंट यूज हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तो मैं इनको अलग से लिख रहा हूँ नोट में। ठीक है, नोट में लिख रहा हूँ, दो इनको आपको ध्यान जरूर रखना है। वो ये है, नंबर 1 कि बोरेक्स, बोरेक्स के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बोरेक्स एक सोडियम यौगिक होता है, बोरेक्स क्या होता है, एक सोडियम यौगिक होता है। वहां पर इसके निर्माण में हम धावन सोडा यानी जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है उसका यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यदि आपसे धावन सोडा पूछा जाता है तो ये दो उपयोग आप जरूर लिखिए, जल की स्थायी कठोरता हटाने में। ठीक है, जल दो प्रकार का होता है, कठोर जल, मृदु जल, है ना। तो कठोर जल, मृदु जल, जो कठोर जल होगा, जो स्थायी रूप से कठोर जल होता है, उसको, उसकी कठोरता को हटाने के लिए, उसकी हार्डनेस को हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ पाई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद एक लास्ट पार्ट और है, एक लास्ट लवण और है जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आप सामान्य भाषा में पीओपी बोलते हैं ना। घरों में इस आपने देखा होगा, घरों में जो सीलिंग, जो छत आप डेकोरेट करते हो, वहां पर इस पीओपी का यूज होता है। इसको समझने से पहले हम एक नई चीज समझते हैं, वो है क्रिस्टलन जल। ठीक है, क्रिस्टलन जल क्या होता है, तो क्रिस्टलन जल एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट, मैंने आपको बताया था, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। ठीक है, इसका जो, जब आप इसे क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए और टेस्ट ट्यूब को बर्नर के ऊपर रख करके गर्म कर दिया। ठीक है, ये बर्नर के ऊपर रख करके आपने इसको गर्म किया। जब गर्म करेंगे आप इसे तो देखेंगे
यहाँ परख नली के ऊपर यहाँ पर जल की बूंदें चिपक जाती है। ये ड्राई था, ये कैसा था, सूखा। जब आपने इसे गर्म किया तो जल की बूंदें ऊपर चिपक जाती हैं और इसका नीला रंग गायब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है। ओके, कलरलेस हो जाता है, इसका जो रंग है रंगहीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये पता लगाया गया, तो इसमें हमको पता चला कि जो जल है ये क्रिस्टल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है, क्रिस्टल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में। तो जो नीला रंग है ये जल के क्रिस्टल के कारण ही इस कॉपर सल्फेट में आ पाता है। यदि ये जल के अणु नहीं होंगे इसके साथ तो इसका ये रंग जो होगा वो नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है वो है कॉपर सल्फेट और 5H2O। तो जो नीला रंग है इनके कारण है, ये 5 जो क्रिस्टलन, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल के अणु, ये है क्रिस्टलन जल के अणु। तो हमने देखा क्या होता है, जब आप इसे गर्म करते हैं तो क्रिस्टलन जल के अणु हट जाते हैं, ठीक है, और ये CuSO4 रह जाता है, मतलब कलरलेस। इसका तो नीला रंग होगा लेकिन ये क्या होगा, रंगहीन होगा। इसका रंग कैसे आएगा वापस में, आप इसमें वापस से पानी मिला दो, तो वापस से इसमें पानी मिलाएंगे तो ये वापस से बन जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O और वापस से इसमें रंग आ जाएगा। ठीक है। तो क्रिस्टलन का जल की परिभाषा क्या होगी, आपको परिभाषा याद रखनी है। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा जो जो आपको इसमें से इंपॉर्टेंट लगेगा। एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के जो फिक्स्ड अणुओं की संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें 5 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं, इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। क्रिस्टलन जल के कारण जो लवण है उसको रंग मिलता है। ठीक है। तो पीओपी रह गया है, पीओपी को हम समझते हैं अपनी अगली क्लास में। मैं फिलहाल आपको पीओपी का सूत्र बता देता हूं। पीओपी का सूत्र होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, और एक और पदार्थ होता है, एक और लवण होता है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, तो ये होता है हाफ H2O तो होगा पीओपी का सूत्र है और 2H2O होगा तो जिप्सम का सूत्र है। क्या इनके बीच में अंतर है, कैसे इनको बनाया जाता है एक दूसरे से प्रयोग करके, ये हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। आज का समय यहीं पर होता है समाप्त। हम आज की क्लास में जो जो सीखा उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा नई चीजें सीख करके। इसको रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।